हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट हाल ही का 26 सितंबर 2025 का जजमेंट मैं आपके सामने रखने वाला हूं और इस जजमेंट के माध्यम से आपको कुछ चीजें समझाने वाला हूं यदि आप मैट्रिमोनियल केस में फंसे हैं। इस जजमेंट में पति पक्ष को रिलीफ मिला, लेकिन वो रिलीफ कैसे मिला, क्या उन्होंने किया, वो सब चीजें और मामले के फैक्ट्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ताकि यदि आपके ऊपर भी कोई पुलिस कंप्लेंट चल रही है या कंप्लेंट के आधार पे एफआईआर दर्ज हो चुकी है या फिर एफआईआर के आधार पे चार्जशीट भी दर्ज हो चुकी है, तब भी आप रिलीफ ले सकते हैं, तब भी आप इससे बाहर आ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे कि यदि इस मामले को आप सीधी लकीर पर ट्रायल कोर्ट में फेस करते हैं, चलाते हैं, तो समय बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। इवन कई बार तो 2-2 साल तक केवल चार्ज ही फ्रेम नहीं हो पाते। चार्ज फ्रेम होते हैं तो 1-1 साल तक लड़की बयान देने नहीं आती। उसके बाद पुलिस वालों के बयान होते हैं, एक गवाह आपका 1-1, 1.5 साल कई बार खराब कर देता है। और इस प्रकार से आपने देखा होगा 498A, यानी जिसका नया नाम है 85 BNS, इसके मामले फाइनल होते होते कई बार 12 साल, कई बार 15 साल भी लग जाते हैं। यानी कोई टाइम लिमिट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं हर मामले में ऐसा होता है, कुछ मामले 5-7 सालों में भी निपट जाते हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में ऐसा होता है कि डिले होती है। अब दोस्तों, इस मामले के अंतर्गत इस मामले में जुलाई 2021 में दोनों पक्षकारों की मैरिज हुई थी और 2022 में पत्नी के द्वारा एक एफआईआर दर्ज करवा दी गई थी अंडर सेक्शन 498A, 377, 506 एंड 34 ऑफ आईपीसी। अब दोस्तों, हस्बैंड पक्ष की तरफ से जो लोग थे, सास थे, ससुर थे, ननद थे और हस्बैंड थे, वो सभी लोग अपनी तरफ से क्वॉशिंग पिटीशन लेकर के हाई कोर्ट में गए थे। लेकिन हाई कोर्ट ने क्वॉशिंग करने से यह कहकर के मना कर दिया कि प्राइमा फेसी केस को चलाने के लिए ग्राउंड्स हैं, इसलिए इस स्टेज पर केस को खत्म करना सही नहीं है, और उनकी क्वॉशिंग पिटीशन को डिसमिस कर दिया। अब उनको यहां से आगे डिसीजन लेना था कि अब क्या करना है। देखिए, 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप वापस नीचे ट्रायल कोर्ट में जाकर के ट्रायल फेस कीजिए, या फिर आप हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कीजिए। अब दोस्तों, इस मामले के अंतर्गत इन लोगों ने इस ऑर्डर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज तो किया, लेकिन हस्बैंड की तरफ से नहीं किया। बाकी 3 लोग यानी सास, ससुर और ननद की तरफ से किया। यानी हस्बैंड को हटा करके बाकी 3 लोगों की तरफ से क्वॉशिंग पिटीशन फाइल कर दी हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए। अब दोस्तों, जो पति पक्ष के एडवोकेट्स थे, काउंसिल्स थे, उन्होंने यह तर्क दिया कि यह मामला ऐसा है कि यदि इस एफआईआर को पढ़ा जाए तो पढ़ने पर कोई ऑफेंस बनता ही नहीं है। जो भी चीजें लिखी हैं सारी की सारी जनरल और वेग हैं। इसके अतिरिक्त जो धारा 377 और धारा 506 है, इस संबंध में अपीलेंट पर कोई भी आरोप नहीं है। यानी 376 और 506 तो वैसे हट जाती हैं। अब पीछे बचता है 498A और 34। ये 2 धाराओं से संबंधित कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन अपीलेंट्स पर नहीं है। और कुछ जजमेंट्स का हवाला भी दिया और अपनी बात को और पुख्ता तरीके से रखा। इन सब चीजों को, दलीलों को सुनने के बाद, दूसरी पार्टी के ऑब्जेक्शन को सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि इफ द एलिगेशंस मेड इन एफआईआर और इन द कंप्लेंट इवन व्हेन taken at their face value and accepted in their entirely do not prima facie constitute any offense or make out any case against the accused, quashing of the proceedings would be justified। यदि किसी एफआईआर को यह कंप्लेंट को सरसरी तौर पर पढ़ने पर भी ऐसा पता नहीं चलता कि प्राइमा फेसी कोई उसमें आरोप लगा हुआ है, दूसरे पक्षकार पर कोई केस बनता है, तो फिर ऐसे में क्वॉशिंग करना सही रहेगा। यानी अगर एफआईआर को पढ़ा, उसमें कोई आरोप लगा है, फिर तो चलो एक बार को आप कह सकते हो कि इसमें आरोप है, हम अंदर नहीं गए, लेकिन ऊपर ऊपर से पढ़ने पता चल गया आरोप है। लेकिन अगर केवल आप ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी आरोप का पता नहीं चल रहा, तो फिर ऐसे में क्वॉशिंग कर देनी चाहिए। तो ये मानते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्वॉशिंग पिटीशन एक्सेप्ट कर दी और मामला खत्म कर दिया। अब देखो दोस्तों, यहां पर भी ना 2 थ्योरीज बनती है। पहला, हस्बैंड ने, मुझे ऐसा लगता है, अपना नाम इसलिए वापस ले लिया कि उनको लगा कि अगर हस्बैंड का नाम डाल के सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो शायद सुप्रीम कोर्ट भी क्वॉशिंग नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, इसके विपरीत एक और थ्योरी है। कई बार आपने देखा होगा, हम हस्बैंड के नाम के साथ सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट पूरी की पूरी एफआईआर को क्वैश कर देता है, चार्जशीट को क्वैश कर देता है। तो वैसी पॉसिबिलिटी भी थी, लेकिन इस मैटर में उन्होंने वैसा रिस्क नहीं लिया। हस्बैंड का नाम हटा करके बाकी सबकी तरफ से क्वॉशिंग पिटीशन फाइल करी, उन्हें सफलता भी मिली, लेकिन हस्बैंड पर अभी भी ये केस चलेगा। तो ये चीजें, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो आपको डिसाइड करने होते हैं। अब जो लॉयर्स होंगे वो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सजेशंस देंगे। क्योंकि अब मान लो किसी ने क्वॉशिंग फाइल करी सभी की तरफ से और क्वॉशिंग हो गई, आप उस लॉयर से बात कर रहे हो तो यही कहेगा भाई सबकी डालो, मैंने डाली थी, हो गई थी। और कुछ मामले ऐसे होते हैं कि लॉयर ने क्वॉशिंग फाइल करी, लेकिन
कोर्ट ने कहा भैया चूंकि इसमें हस्बैंड का नाम है इसलिए हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, इसको एंटरटेन ही नहीं करेंगे, तो फिर ऐसे मामलों में वो लॉयर आपको ये सजेस्ट करेगा कि भैया आपको हस्बैंड का नाम हटा के फाइल करनी चाहिए। यानी डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस मिलने स्वाभाविक है अपने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं आप ही को डिसाइड करना होता है कि ट्रायल फेस करें, सबकी तरफ से ऑर्डर को चैलेंज करें, या केवल कुछ लोगों की तरफ से ऑर्डर को चैलेंज करें। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप इस पूरा मामले को समझे होंगे। आपका भी मामला ऐसा है कि आपके परिवार वालों को, रिश्तेदारों को केसेज में इन्वॉल्व किया गया है और आपके अकॉर्डिंग उन पे केस नहीं बनता है, प्राइमा फेसी कुछ भी नहीं है, तो आप इस जजमेंट का हवाला लेकर के लाभ उठा सकते हैं। इस जजमेंट का पीडीएफ लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं और मामले की परिस्थितियां सेम होने पर अपने मामले में यूज करके लाभ भी उठा सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।